हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आर्टिकल 13 के बारे में बताऊंगा, जो कि पार्ट 3 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 12 हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था, उसकी एनालिसिस की थी। और जैसे हमारा ये वादा आपसे है कि हम किसी भी चीज़ की एनालिटिकल अप्रोच से हम उसकी स्टडी करेंगे, ताकि आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही अप्रोच से आप पढ़ सको। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी आप कैपेबल बन सको, और प्रीलिम के कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी बेस के क्वेश्चंस के भी आप आंसर दे सको। तो पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 का हमारा जो आर्टिकल 13 है, वो फंडामेंटल राइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में जो प्रोटेक्शन दी गई है हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, और प्रोटेक्शन इसमें कुछ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होते हैं उनसे भी दी गई है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल से भी दी गई है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। उसी की एक डीप एनालिसिस हम इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आर्टिकल 13। अब यहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल 13 के बारे में यहाँ बताया गया है कि आर्टिकल 13 में क्या क्या है। तो आर्टिकल 13 में बेसिकली 4 डिफरेंट क्लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा संविधान जब से लागू हुआ, कब लागू हुआ दोस्तों? हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 के पहले के जो भी हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, जो भी कानून थे, वो किस तरह से फंडामेंटल राइट्स के अगर अगेंस्ट आते हैं तो उनको उससे प्रोटेक्शन दी जा सके और फंडामेंटल राइट को सेफ रखा जा सके। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसीलिए 38 दिन पूरे बहस करने के बाद ही इनके सभी चीज़ों को लागू किया गया था, या हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 बनाया गया था। अब इसका जो सेकेंड लॉ है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी संविधान के लागू होने के बाद के जो भी लॉ है उनसे प्रोटेक्शन देता है। फिर लॉ वर्ड बार बार आ रहा है, तो हमारा 3 डिफाइन करता है कि लॉ क्या है, और इसमें जो है बहुत डिटेल में सारी ही चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे लॉ क्या होगा, ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डर होगा, बाई लॉ, रूल, ऐसे कई चीज़ों को लॉ के अंदर शामिल किया गया है। फिर 4 जो है उसमें बताया गया है आर्टिकल 368 के बारे में। आर्टिकल 368 क्या है दोस्तों? 368 में हमारे पार्लियामेंट में प्रोसीजर दिए गए हैं। अमेंडमेंट यदि करना है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके लिए प्रोसीजर्स को शामिल किया गया है। तो आइए इसके सभी क्लॉज को हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, बेसिकली हमारा इस जो वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 1, क्लॉज 2, और फिर क्लॉज 3 जो लॉ है और उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है उसको लॉ कहा जाएगा या नहीं, और उसी से रिलेटेड बेसिक फीचर्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप देखोगे, आपको प्रीलिम्स और मेंस में ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरा वादा है दोस्तों, आप अगर हमारे साथ ऐसे ही बने रहते हो वीडियो में, तो 20 में से कम 18 या 19 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, और ये आप खुद देखोगे सॉल्व करके। और कुछ ट्रिक्स भी हम बताएंगे आपको कैसे सॉल्व किया जाता है आगे आने वाले वीडियोज में। तो आइए देखते हैं पहले इसमें आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है कि all law in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are consistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। मतलब संविधान के लागू होने के पहले जो भी कानून होंगे वो इस हद तक वॉइड होंगे जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट से टकराते नहीं है। यानी जो भी कानून होंगे वो जब तक फंडामेंटल राइट से अगर उसके कुछ क्लॉज टकराएंगे तो वो लागू नहीं होंगे। अब इसी को समझने के लिए कोशिश इसके फीचर्स को हम डिटेल में करते हैं दोस्तों। इसमें इसका पहला फीचर कहता है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी इसमें कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। यानी इसके फंडामेंटल राइट्स जब से लागू हुआ है उसके पहले उसके इफेक्ट नहीं दिखाई देंगे। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, केशवानंद माधवन और मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस पे एक केस है, इसकी स्टडी करती है केस की। इस केस में क्या कहा गया है? इस केस में बेसिकली एक व्यक्ति है, अ पर्सन, जो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टेट के अगेंस्ट पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसे क्लॉज डालता है जिससे स्टेट उसको प्रोहिबिट कर देता है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अब ये व्यक्ति जो है चैलेंज कर देता है 19(1)(a) के
बेस पर कि जो है जो भी प्रोहिबिशन उसके ऊपर लगाए गए हैं वो वर्ड होंगे, क्योंकि 19(1) है जो हमें स्पीच यानी बोलने की वाक स्वतंत्रता देता है और अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने की स्वतंत्रता देता है। तो उस बेसिस पे इसने चैलेंज किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई इस बेसिस पे इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में लागू हुआ और जो इस पे प्रोहिबिशन लगाया गया था वो करीब 1949 का है, यानी कि नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये क्लॉज शो नहीं करता है। अब इसके फीचर्स को समझने के लिए इससे रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन्स हमको देखने पड़ेंगे। डॉक्ट्रिन्स फर्स्ट डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है दोस्तों? एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण का मतलब किसी भी चीज को हाइड कर देना। अब हाइड कर देने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोई कानून ए है, अब उस कानून में A B C D करके कुछ ऐसे क्लॉज दिए गए हैं। अब ये क्लॉज हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, जब अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद लागू होता है तो उसमें जो भी क्लॉज फंडामेंटल राइट्स से टकराएंगे उन सारे क्लॉज को वॉइड कर देगा और उनसे वही क्लॉज शो करेंगे जो फंडामेंटल राइट से नहीं टकराते और उसे वॉइड कर देगा। इसका मतलब वॉइड कर देने का मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि वो सारे क्लॉज खत्म हो जाएंगे या उसे हटा दिए जाएंगे, नहीं दोस्तों, वो क्लॉज बने रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में या किसी भी चीज में कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई बदलाव आता है, क्योंकि बदलाव तो नेचर है, प्राकृतिक नियम है, तो जो भी बदलाव आते हैं तो फिर अगर वो उस बदलाव के अकॉर्डिंग अगर वो क्लॉज रेलेवेंट होते हैं तो वो फिर से अराइज हो जाएंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक केस समझेंगे, भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है दोस्तों। इसमें क्या केस में हुआ था कि जितने भी प्राइवेट मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स थे उन सभी को रोक दिया गया था, जो बैन था पहले। और किस चीज के लिए बैन था? कि वो कोई भी ऑपरेटर्स जो है इस बिजनेस में नहीं कर सकते, इसमें स्टेट की मोनोपोली को दर्शाया गया था। लेकिन हमारे संविधान के लागू होने के बाद ये जो क्लॉज है वो 19(1)G के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और कैरी टू ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, हर किसी को इस चीज की छूट होगी, तो इसीलिए फिर ये वर्ड हो जाता है, यानी हर कोई भी व्यक्ति जो है इस बिजनेस को कर सकेगा। लेकिन आगे चल के दोस्तों हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ बेसिक चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने उस पर अपनी मोनोपोली करी, क्योंकि उसके डेवलपमेंट में उनका ही रोल इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर क्लॉज 6 1951 में ऐड किया गया, और जैसे ही क्लॉज 6 1951 में ऐड करा गया वैसे ये फिर से अराइज हो गए। वो सारे जो लॉज जो है वो रेलेवेंट थे मोनोपोली को लेकर, वो फिर से अराइज हो जाते हैं, यानी वो शॉर्ट टर्म के लिए यानी उस समय के लिए वो हिडन थे जब तक कि उसके रेलेवेंट माहौल नहीं होता, और जैसे ही उसके अकॉर्डिंग माहौल होता है वो एकोमोडेट करके फिर वो अराइज हो जाते हैं। यानी एक्लिप्स का मतलब वो उसको छुपा देता है जब तक उस वो नहीं है अगर उस माहौल के रेलेवेंट, और जैसे ही अगर उसमें बदलाव होता है हमारे फंडामेंटल राइट में तो वो फिर से अराइज हो जाते हैं। तो इसका एक ये फीचर है एक्लिप्स। अब नेक्स्ट फीचर को समझने के लिए हम देखते हैं। अब नेक्स्ट फीचर में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी को हम सेपरेबिलिटी से समझ सकते हैं, यानी सेपरेट होगा। अब इसमें कैसा किया गया है कि मान लीजिए कोई संविधान के लागू होने, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लागू होने के पहले अगर कोई कानून है तो वो कानून अगर फंडामेंटल राइट के उसे कुछ क्लॉज अगेंस्ट आते हैं तो वो क्लॉज वहीं पर समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और वही क्लॉज सर्वाइव करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स के एक रेलेवेंट है, यानी जो रेलेवेंट है वो बचे रहेंगे। लेकिन मान लो अगर वो लॉ है और उसकी थीम ही हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो फिर उसको खत्म करना या उसको फिनिश करना ही हमारा मेन मोटिव होगा। हाँ, अगर उसके कुछ क्लॉज जो है उससे खत्म होते हैं तो वो थीम उससे टकराते नहीं है, तो फिर वो नहीं, अगर टकराएंगे नहीं, वो पूरी थीम अगर वो नहीं है तो उसकी अगर रेलेवेंसी बनी रहती है तो वो डेफिनेटली जीवित रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझने के लिए हम एक केस समझते हैं। अब इसमें यहाँ पे RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में जो हुआ था, प्राइस कंपटीशन एक्ट में चूंकि कई तरह के जो कंपटीशन थे उसको अलाउ किया गया था, लेकिन जैसे ही हमारा 19(1)G अप्लाई होता है, जिससे कुछ प्रोफेशंस को हम जो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, तो उसमें से क्या किया है कि ये क्लॉज जैसे गैम्बलिंग नेचर के जो भी होंगे उसको हमारा संविधान जो है वो प्रोहिबिट कर देता है, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन कंपटीशन स्किल से जुड़े हुए जो भी कंपटीशन है वो सारे सर्वाइव करेंगे। ठीक, तो सेवरेबिलिटी क्या करता है कि उनको एकदम से
जो भी होंगे वो सेपरेट कर देगा और बचे हुए जो फंडामेंटल राइट के रेलेवेंट जो भी क्लॉज होंगे सिर्फ वही सरवाइव करेंगे और वही आगे आएंगे। तो ये हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उनसे प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स को। ये आर्टिकल ए, क्लॉज ए 13 क्लॉज ए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फ्यूचर लॉ की। फ्यूचर लॉ यानी 13 क्लॉज 2 की बात करते हैं। ये कहता है स्टेट विल नॉट मेक्स एनी लॉ दैट टेक्स अवे द राइट ऑफ इंडिविजुअल विच आर मेंशन इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो फिर अब राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अब कानून नहीं बनाएगा राज्य कोई भी ऐसा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, यानी ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ होते हैं उनके अगेंस्ट है। अब इसमें थोड़ा और बेसिक समझने के लिए, कुछ एक डिफरेंस समझने के लिए समझते हैं। ये केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स। अब इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी क्लॉज हैं जो प्रोहिबिट करते हैं फंडामेंटल राइट को, तो क्या एक व्यक्ति को छोड़ के क्या वो कंपनी या किसी के और के अगेंस्ट अगर कोई भी क्लॉज आता है, बनाया जाता है, तो क्या उसको भी वॉइड कर देगा? तो इस केस में जैसे कि गुजरात और अंबिका मिल्स के केस में बताया गया है, जो कि बॉम्बे वेलफेयर फंड के लेकर के था, इस क्लॉज में बताया गया क्योंकि कंपनी जो है उसको उसकी गारंटी किसी भी तरह से हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं लेता है, ये सिर्फ सिटीजन्स की गारंटी लेता है, व्यक्ति की गारंटी लेता है। इसीलिए कंपनी के अगेंस्ट कोई भी क्लॉज वॉइड नहीं होगा, वो उसी तरह से सरवाइव करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्लॉज 2 है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ों को समझने के लिए हम आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर क्लॉज 4 की बात करी गई है, 13 क्लॉज 4। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझने की कोशिश करी गई है, विच इज आर्टिकल 368। 368 जैसे कि आपको बताया था हमारा प्रोसीजर है, किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका एक प्रोसीजर समझाया गया है। अब इसको समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है क्या वो लॉ की कैटेगरी में आएगा कि नहीं, इस पे एक डिबेट है। अब लॉ की कैटेगरी में अगर अमेंडमेंट आ जाता है तो सबसे बड़ा क्या होगा कि 13 जो क्लॉज 2 है वो इसके अगेंस्ट आ जाएगा और वो उसको लागू नहीं करेगा। यानी 13 क्लॉज 2 जो है अमेंडमेंट के सामने एक बड़ी दीवार बन के आ जाएगा। तो आगे समझते हैं इसमें शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहता है कोर्ट। अब कोर्ट कहता है कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं होगा, क्योंकि अमेंडमेंट जो है उसको कोर्ट ने कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, न कि लेजिस्लेटिव पावर। और लेजिस्लेटिव पावर के द्वारा ही लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जबकि अमेंडमेंट तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अमेंडमेंट 13 सेक्शन 2 को नहीं, 13 सेक्शन 2 अमेंडमेंट को नहीं रोक सकता, और इसलिए कोई भी लॉ जो है वो बनाए, अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट किए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब ऐसा ही सिचुएशन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में भी इसको सेम रिपीट किया गया, यानी आगे बढ़ाया गया। ठीक, लेकिन अपोजिट सिचुएशन अराइज होती है गोलकनाथ के केस में। अब यहाँ पर कहा गया कि भाई अमेंडमेंट जो है वो भी लॉ होगा। अब ऐसा कहते ही अगर अमेंडमेंट भी लॉ हो जाएगा तो 13 सेक्शन 2 क्या करेगा, उसको लागू नहीं होने देगा, यानी सीधे कहेगा कि भाई अगर ये लॉ है तो फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब केशवानंद भारती का केस उसके बाद है। अब इसमें ओवर रूल कर दिया गया था गोलकनाथ के केस में, और इसमें क्या सिचुएशन करी गई थी कि आर्टिकल 368 के जो सारे भी प्रोविजन है वो लागू होंगे, यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो आधारीय संरचना है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आधारीय संरचना के आधार पे क्या फंडामेंटल राइट में जो अमेंडमेंट है उसको रोका जा सकेगा क्या, 13 उस क्लॉज को रोक सकेगा? आइए देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर को हमको समझना होगा दोस्तों। अब बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, कुछ लॉज है उसमें कैसे नहीं वो आ पाए, आइए देखते हैं। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको देखना होगा, फिर उन कुछ केसेस को देखना होगा, जैसे हमने अभी जो देखा 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या कहने की कोशिश करी गई थी, अब इस केस में पिटिशनर कहता है कि 13A(1)(a) और 13B जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 13(2) जो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी लॉ बनाने को प्रोहिबिट करता है।
कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, 368 तो लॉ के कैटेगरी में आता ही नहीं, क्योंकि 368 तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, वो लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू जो है लॉ बनाए जाते हैं, तो अमेंडमेंट करना एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है और पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट है या कहीं भी। उसको इस बेस पे 13(2) के बेस पे किसी भी आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद ने के इस केस ने कोर्ट ने कह दिया, फैसला सुना दिया कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट भी पूरी तरह से समय मेजोरिटी में थी, तो कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, अभी जो है अमेंडमेंट का प्रोसीजर फंडामेंटल राइट पे भी अप्लाई होता है। सज्जन सिंह के केस में भी राजस्थान में सेम सिचुएशन को रिपीट किया गया, लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में अपोजिट सिचुएशन अराइज हुई, जहां पर शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों के फैसले को ओवर रूल कर दिया गया है और उसके आधार पर कुछ प्रिंसिपल पेश किए गए। क्या थे वो प्रिंसिपल, आइए देखते हैं। तो प्रिंसिपल जो पेश किए गए उसमें कहा कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसेंट है और नेचुरल राइट्स है, इसको दिया ही जाना चाहिए, ये पवित्र है और सभी लोगों को प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए। और यही नहीं कहा कि आर्टिकल 368 जो है वो पावर न समझे पार्लियामेंट, वो पावर नहीं है, वो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, तो उसको प्रोसीजर समझा जाए कि 368 में प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, न कि जो पार्लियामेंट है उसे पावर समझने की भूल करे। इसके साथ ही साथ अमेंडमेंट जो है वो लॉ की कैटेगरी में ही होगा और उसे आर्टिकल 13 सेक्शन 2 के थ्रू कंट्रोल किया जा सकेगा, यानी 13 सेक्शन 2 अमेंडमेंट को भी चेक कर सकेगा और फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ये कहता है गोलकनाथ का केस। लेकिन इस केस को नलिफाई करने के लिए तुरंत ही इंदिरा गांधी जी ने 24th अमेंडमेंट कर डाला, उनका मोटिव था गोलकनाथ के इस फैसले को नलिफाई करना। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले क्लॉज 4 ऐड कर दिया आर्टिकल 13 में और कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है आर्टिकल 13 को जो 368 में के थ्रू अमेंडमेंट करने से रोक सके। क्लॉज 3 ऐड कर दिया गया 368 में और कह दिया कि कुछ भी 13 में नहीं है जो 368 को अमेंडमेंट करने से रोक सके। ठीक, और कहा एक छोटा सा एक मार्जिनल नोट ऐड कर दिया आर्टिकल 368 में और कहा कि प्रोसीजर नहीं 368 को पावर समझा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट को पूरी पावर है, पूरी शक्ति है। और आर्टिकल 368(1) क्लैरिफाई करता है कि पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट का पावर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। ठीक, उसे लेजिस्लेटिव पावर समझने की भूल न की जाए और लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो लॉ बनाए जाते हैं, तो उसने सीधे सीधे क्लैरिफाई कर दिया डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू लॉ बनाए जाते हैं, इसीलिए लॉ को जो है कंट्रोल कर सकता है 13(2), लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को नहीं। इस तरह से फिर इसने एक रास्ता खोल दिया 24th अमेंडमेंट ने कि फंडामेंटल राइट में संशोधन पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद और एक अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में हुआ 25th अमेंडमेंट, उसमें फंडामेंटल राइट को और उसके दायरे को लिमिटेड करने की कोशिश करी। उसमें कहा गया कि 31C जो है इंसर्ट किया गया, उसमें 39B जो है वो 39B जो कि DPSP है, इसको उसके अगेंस्ट 14, 19 और 31 नहीं आ सकते, यानी 39B को प्रियोरिटी दी जाएगी इसके ऊपर, जिसमें 39B कहता है कि जो भी संसाधन है उसका इस प्रकार बंटवारा हो कि सभी जो भी संसाधन सभी में समान रूप से बटेंगे जो भी संसाधन होंगे। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी को और लिमिट करता है ये संशोधन भी। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर केशवानंद भारती वर्सेस केरला का स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम में भी पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा केस है जिसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की गई। तो ये वही केस है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो 7 जजेस मेजॉरिटी से फैसला लिया उन्होंने, और इसमें कहा कि अमेंडमेंट जो है वो इनहेरिटेंट है और इम्प्लाइड है, इसलिए लिमिटेशंस उसमें लगनी चाहिए, आरोपित होनी चाहिए। और पार्लियामेंट जो है करे संशोधन, लेकिन इस तरह से कि ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना करे उसके बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क को। कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय ना करे और बेसिक फीचर्स क्या होंगे उसको डिफाइन किया गया। इसमें कहा गया कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन democratic form of government, separation of power, secular character, dignity of the individual, mandate of welfare state, unity and integrity of nation, preamble, fundamental right और DPSP।
इसको जो है बेसिक फीचर्स डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि द बेसिक फीचर्स जो भी है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसमें सर्टेन फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं, इसीलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जाने चाहिए अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक, और अमेंडमेंट का मतलब किसी भी तरह से चेंज होना चाहिए, न कि डिस्ट्रॉय। जस्टिस खन्ना जी ने कहा कि जो वर्ड अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ओल्ड जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो वैल्यूज सर्वाइव करें, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान का कोई भी लॉस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने अभी देखा कि किस तरह से एक और थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश की और फंडामेंटल जो फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको डिफाइन किया गया और इस तरह से सीमित करने की कोशिश करी गई है, जहां पर पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को और सीमित न कर दे, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई है, उसके दायरे को। आइए बात करते हैं फिर इसके बाद मैं आपको, और अब इसमें क्या हमारे बेसिक फीचर्स में नेचर में चेंजेस है, उसको किस तरह से और एक्सटेंड किया, ये हम समझते हैं। अब यहाँ पर एक केस देखना होगा, एक ड्रामेटिक अंदाज में एक केस हुआ। उसमें क्या हुआ, जैसे ही केशवानंद भारती का केस होता है, समाप्त होता है, उसके बाद ही जो शिकरी चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हुए और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि जस्टिस रे को अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस, और उसको उनको अपॉइंट करने के पीछे सुपरसीड किया गया 3 सीनियर जजेस को भी। और इस तरह से जो जुडिशरी है उसकी फ्रीडम या उसकी उसकी जो इंडिपेंडेंट है उसके दायरे में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश यहाँ पर की गई। और एक और घटना घटी थी उस समय 12 जून 1975 को, जिसमें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने इंदिरा गांधी की जो इलेक्शन है उसको भी इनवैलिडेट कर दिया था। अब इसको भी इंदिरा गांधी जी ने लागू करने की किस तरह से कोशिश करी थी, आइए देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले इस मामले को हटाने के लिए 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, एक्ट 1975 का। उसमें उन्होंने कह दिया कि जुडिक्शन, कोर्ट के जुडिक्शन के दायरे से बाहर है, यानी उसे विड्रॉ कर दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को लेकर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट साइलेंट है, उसके अगेंस्ट वो कोई भी फैसला या उसको रिव्यू नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके बाद ही इंदिरा गांधी जी और राज नारायण का एक केस 1975 में जो घटित हुआ, उसमें क्या हुआ कि पहली बार कोर्ट ने केशवानंद और 39th अमेंडमेंट को यहाँ पर लागू करने की कोशिश करी, और उन्होंने बेसिक फीचर के दायरे को बढ़ाया और कहा कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है, इक्वालिटी एंड रूल्स ऑफ लॉ, ये भी बेसिक फीचर है, तो इसको लागू किया जाएगा। और फिर से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की है। अब इसके बाद ही आनंद फान में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि सवर्ण सिंह कमेटी का गठन किया इमरजेंसी के पीरियड में, जिसने पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पूरी एनालिसिस की, और उस एनालिसिस का जो रिजल्ट था, परिणाम था, वो था 42 अमेंडमेंट 1976। अब इसके बाद से क्या हुआ कि मिनर्वा मिल केस में, जिसमें 368 और 31C को चैलेंज किया गया था, उसमें फैसला ये आया कि कोर्ट ने 368 के क्लॉज 4 और 5 को जो है इनवैलिड करार दे दिया, और बेसिक फीचर के दायरे को बढ़ाकर लिमिटेड अमेंडिंग पावर को भी उसमें शामिल कर दिया। यानी पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर, बट लिमिटेड अमेंडिंग पावर होनी चाहिए और बेसिक फीचर्स के थ्रू उसको रोका जाना चाहिए, उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। यानी अमेंडमेंट इतना ना हो कि बेसिक थीम या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर ही समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर एक केस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 9 शेड्यूल। इसमें यहाँ पर क्या किया गया था, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 9 शेड्यूल को लिमिटेशंस, दायरे को सीमित करने की कोशिश की गई थी। उसमें कहा गया कि बेसिक फीचर के वॉयलेशन के अगेंस्ट 9 शेड्यूल को चैलेंज किया जा सकेगा। 9 शेड्यूल क्या है दोस्तों, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि लैंड रिफॉर्म को लागू करने के लिए, चूंकि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, तो उस समय 9 शेड्यूल डेवलप किया गया था, और 9 शेड्यूल को ये पावर दे दी गई थी कि किसी भी सब्जेक्ट को 9 शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो उसके अगेंस्ट जुडिशियल साइलेंट है, यानी उससे जुडिशियल रिव्यूज का पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट 9 शेड्यूल को भी चैलेंज किया जा सकता है। फिर एक यहाँ पर नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में एक केस है, जिसमें कहा गया कि बेसिक फीचर को कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी और हायरार्की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बेस पर जो है उसे देखा जाएगा, और उसके बेस पर चेक किया जा सकता है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को।
ठीक। एक दूसरा केस है IR कोल्लो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007। इसमें 9 जजेस के बेंच ने 9 शेड्यूल जो है उसके दायरे को सीमित किया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि 14, 15, 19 और 21 जो है बेसिक स्ट्रक्चर है और उसको प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 को सर्वाइव होना पड़ेगा, और 32 भी एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर 9 शेड्यूल को चैलेंज किया जा सकेगा। तो 9 शेड्यूल की जो पावर्स है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर कहा गया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में, जिसमें 15 क्लॉज 5 को ये कहा गया कि जो क्लॉज 5 ऐड किया गया था, जिसमें जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में SC ST और एजुकेशनल बैकवर्ड सोशल बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो रिजर्वेशन देने की बात कही कि उससे कहा गया कि ये किसी भी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर जो है वो प्रोहिबिट करने की कोशिश करी गई है या दायरे सीमित करने की कोशिश करे गए हैं पार्लियामेंट में, ताकि वो फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से प्रोटेक्शन दी जा सके। अब यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को किन किन चीज़ों को हमने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है उसमें शामिल किया, इसमें देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि जुडिशियल रिव्यू है, डेमोक्रेसी है, और सेकुलरिज्म है, रूल्स ऑफ लॉ है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP एंड लिमिटेड अमेंडिंग पावर, इक्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इन सभी चीज़ों को फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है या बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें समय समय पर शामिल किया गया, उसका टाइम और किन किन केस में किया गया है ये आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों में ही आपके ये काम आएगा दोस्तों। तो ये वीडियो जो बेसिक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, क्लॉज 3 बताता है लॉ क्या है, और बाद में आर्टिकल 368 को डिफाइन करता है कि अमेंडमेंट भी लॉ के दायरे में आएगा या नहीं, और किस तरह से बेसिक फीचर्स जो है उसको डिफाइन किया गया जिससे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो ये एक एनालिसिस है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आर्टिकल 13 को डिफाइन करता है ये। तो थैंक्स दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हो गए हैं, और आप जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9833374933 पर, और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आप हमारे royalias1@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी के लिए, और royalias.com पे हमारे बारे में भी आप जान सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे फंडामेंटल राइट के साथ। तो थैंक्स आपका, धन्यवाद।